ठीक है। तो रिस्क से आप लोग क्या समझते हैं? आप सब कहीं ना कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे हुए होंगे या फिर डेली लाइफ के अंदर भी आप देखते हैं, तो रिस्क से आप क्या अजम्पशन लगाते हैं? ठीक है, कि भाई रिस्क कहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, यही आप देखोगे। रिस्क का मतलब क्या हुआ? भागीरथ धनराज आप बताएं, रिस्क का मतलब क्या हुआ? रौनक आप बताओ। सर ऐसा डाटा जो मतलब हमारे सिस्टम के अगेंस्ट हो, जो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन हमारे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता नहीं, है, अपन तो एक हमें रिस्क जनरल लेना जनरल चाहिए। सिनेरियो के अंदर बात कर रहे हैं, सिस्टम की हम बात ही नहीं लेके आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। जनरल सिनेरियो के अंदर आप बात कर रहे हो कि रिस्क क्या है और रिस्क को आप कैसे देखते हो। भाई गवर्नमेंट ने गाइडलाइन क्यों कर रखी है कि आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है? ट्रैफिक रूल्स में है ना कि भाई आपको हेलमेट कंपल्शन है, आप जब भी बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क है कि आप अगर बाइक के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है आप जिस भी स्पीड में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो मेजर इंजरीज हैं, ठीक है, वो ब्रेन के थ्रू होती हैं। ठीक है, और मोस्टली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, ये हेलमेट का कंपल्सन कर रखा है। आप देखते हैं कि जैसे सीट बेल्ट्स हैं, सीट बेल्ट्स का क्यों कंपल्सन कर रखा है? क्यों? क्योंकि जो कार होती है उसमें जब भी क्रैश होता है कार का, तो मोस्ट इंजरीज जो हैं वो चेस्ट के ऊपर आती हैं। ठीक है, तो वो चेस्ट को बचाने के लिए, ताकि एक इम्पैक्ट बचे, वो झटका नहीं लगे, इसलिए सीट बेल्ट को कंपलसरी कर रखा है। जो फॉरेन है वहाँ पे एयर बैग्स भी कंपलसरी हैं, ठीक है, कार के अंदर। तो क्या होता है, जैसे झटका लगता है, स्टेयरिंग जो होती है वहाँ से एक एयर बैग पॉप करता है, मतलब पुश आउट होता है, और वो आपकी जो चेस्ट है और स्टेयरिंग के कॉलिजन को प्रोटेक्ट करता है, ताकि क्या आपको झटका तो लगे मगर आपका उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो, मतलब कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरे आपके ऊपर। ठीक है ना। सो ये क्या होती है, रिस्क हैं सारी की सारी, अलग अलग चीज़ें। सो अब हम जब पर्टिकुलरली किसी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे जहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कई सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ पे रिस्क क्या क्या कैसे कैसे इन्वॉल्व है। आप सबने यूज़र नेम पासवर्ड्स लगा रखे हैं खुद के अकाउंट में, क्यों लगा रखे हैं? खुला छोड़ दो अकाउंट को, यूज़र नेम पासवर्ड मांगता है, आप एक बहुत सिंपल सा पासवर्ड, मतलब पासवर्ड ही लगा दो ना, उसका पासवर्ड क्या जाता है। ठीक है, सबने अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड क्यों कर रखे हैं वहाँ पे? यूज़र नेम तो चलो भाई ये कंपल्सन है कि सबके अलग अलग होने चाहिए, पासवर्ड क्यों अलग है? पासवर्ड इसीलिए अलग है ताकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि भाई कौन सा अकाउंट किसका है, और दूसरा कि आपका जो भी डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहे वहाँ पे। ठीक है। सो जहाँ पे भी आपके डेटा की बात आती है, किसी भी तरीके की बात आती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके की रिस्क इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क इवेल्यूशन, ठीक है ना। तो रिस्क का असेसमेंट करना यही होता है कि आप जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में देन एंड देयर वहाँ पे खड़े होके, या फिर उसको जो भी रिस्क आ सकती है वहाँ पे, या फिर अभी जो जो रिस्क वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। और रिस्क एवेल्यूशन मतलब आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब आप उनको कैसे हटा सकते हैं रिस्क को, तो उसके बारे में ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो हर जगह अलग अलग टाइप की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो इसके लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं अलग अलग, कि भाई क्या कहाँ पे आप, मतलब सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जिस एनवायरनमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, लाइक जैसे आप किसी बैंक के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, सो आप में से कोई बता सकता है वहाँ पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है? कोई भी? भागीरथ। यस सर। हाँ, बैंक में काम कर रहे हो आप, तो वहाँ पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है? सर वहाँ सिक्योरिटी की रिगार्डिंग, सर बैंक में है, जैसे मनी हम जमा कर रहे हैं हम्म। तो सर कम नहीं जमा हो जाए, अगर सेंड करें किसी को तो ज़्यादा पैसे नहीं चले जाए, नकली नहीं, फेक करेंसी नहीं आ जाए हम्म। सर, या कोई किसी का दूसरा का खाता है, कोई दूसरा उसका पैसे विड्रॉ नहीं हम्म। करे। हम्म।
और हाँ सर, और कहीं डाटा ब्रीच नहीं हो जाए, किसी की हम्म, डाटा है वो। आपने बैंक की ब्रांच के बाहर गार्ड खड़ा कर रखा है, तो वो सबसे पहले वो क्यों खड़ा कर रखा है, और उसके ऊपर आपने सीसीटीवी भी लगा रखा है, तो दोनों चीज़ें क्यों कर रखी है आपने? क्योंकि बाहर से कोई भी अटैक हो तो उससे मतलब काउंटर करने के लिए आपके पास में एक गार्ड अवेलेबल है, जिसके पास में एक लाइसेंसी पिस्टल है या फिर जो भी गन है, ठीक है। सो ये बैंक की रिस्क के अंदर आता है सारी की सारी चीज़ें, कि बैंक के अंदर एक ह्यूज अमाउंट डिपॉजिट होता है। आज आपको अगर कहीं पता लगे कि भाई इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे बैंक के अंदर, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक दिन के अंदर करोड़ों पैसा वहाँ पे आता है जाता है वहाँ से, ठीक है। सो सारी की सारी ये चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। इसीलिए जैसे गार्ड की व्यवस्था हुई, ठीक है, और लाइक जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपको अगर जब भी एविडेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कहाँ से निकालोगे, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉब्लम होने के बाद में फिर क्या है, एज एन एविडेंस आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसकी होगी? जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो अभी कुछ दिनों पहले आपको ध्यान हो तो है ना, जयपुर के अंदर एक डकैती हुई थी जहाँ पे एक बैंक को लूटा गया था, है ना। बैंक खुला और उसके जस्ट थोड़ी सी देर बाद में लुटेरे वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्होंने जो काम था, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी बैंक को लूट के वो निकल गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये अंदाज़ा था कि ये जो बैंक है इसके अंदर जो सीसीटीवी कैमरा है वो ख़राब पड़े हुए हैं, ठीक है। आज ही के अखबार के अंदर आया है कि थाने के अंदर एक लड़के ने फांसी लगा ली है, ठीक है, और जो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि वहाँ का डीवीआर जो था वो ख़राब था, मतलब जो भी डेटा रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी थी वहाँ पे वो क्या थी, ख़राब हुई हुई थी। तो ये सारी की सारी क्या है, ये सिक्योरिटी के अंदर आपके लूप होल्स हैं, ठीक है, कि आपको पता था कि यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो बजाय कि आपने उसको सही करवाया, आपने उसको डिले करा। रिस्क कभी भी ये बता के नहीं आती कि भाई हम इस, कोई भी अप्रिय घटना है तो वो होती है तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर ही होती है, थोड़ी कि वो पहले इंडिकेट करेगी कि नहीं भाई हम होने वाले हैं उसके बाद में वो होगी, नहीं, वो होती है। तो आपको हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहना होता है। तो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें भी एग्जैक्टली ये सिनेरियो होता है कि आपको जो भी घटना है उसके लिए आपको तैयार रहना है हर बार, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। सो हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे बैंक के अंदर था, तो बैंक के अंदर कई चीज़ें और भी थी जो भागीरथ ने बताई उसके अलावा। लाइक जैसे बैंक के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लॉकर्स भी होते हैं, लॉकर के अंदर क्या संपत्ति रखी हुई है, क्या गोल्ड रखा हुआ है, किसी ने कुछ भी कर रखा हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व है, इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा भाई चेस्ट ब्रांचेस जो होती है बैंक की, वहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी होती है हर एक जगह। मतलब जो पैसा जहाँ रखा जाता है वो ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ तक आसानी तक कोई व्यक्ति पहुँच नहीं सके, ठीक है। सो ये अलग अलग सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं। सो हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको कहीं पे रिक्रूट करा जा रहा है, ठीक है। मतलब आपका कहीं सिलेक्शन हुआ, आपको रिक्रूट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एचआर होगा वहाँ का, कंपनी का जो भी एचआर है या फिर जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाती है, ठीक है। तो कोई मेरे को बता सकता है क्यों करवाती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? यस, सो इसलिए कि आपके बैक हिस्ट्री में आपने कुछ ऐसा क्रिमिनल और नॉन इनलीगल एक्टिविटीज नहीं की हो, और कुछ बैड एक्टिविटीज दैट मे बी रिजल्ट हार्मफुल फॉर द फ्यूचर चलो प्लेस उसने वेयर ना द पर्सन नहीं, गोइंग उसने ये टू। बोल दिया कि साहब मैंने तो कोई बैड एक्टिविटी नहीं करी हुई थी, ठीक है, और अगर करी यस, हुई भी थी तो चलो साहब मैं बहुत सुधर गया हूँ तो आप मेरे को नौकरी पर रख लो। तो क्या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रखेगी उसको? नो सर, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके पास एक प्रूफ एज ए सिक्योरिटी पर्पस होना चाहिए, बिकॉज फॉर द वर्बल वी कांट बिलीव दैट ये जो पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है वो कितनी करेक्ट है। सो इट डिपेंड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन की आप एज अ प्रूफ फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी आपको रखना चाहिए, और ये एक फॉर्मल वे होता है कि जिसके थ्रू आप पास एक इंफॉर्मेशन रखते हो, इसलिए रखा जाता है, अच्छा, होना चाहिए। ठीक है। तो एचआर जो होता है ना, उसके पास में बेसिकली दो तीन तरीके की, हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ना, कि चाहे एचआर हो चाहे गवर्नमेंट हो,
ठीक है। सो इनके अंदर दो तीन चीज़ें, हम एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, कि एम्प्लॉयमेंट से पहले का टाइम और जब एम्प्लॉयमेंट चल रहा है उस टाइम पे, और आप अगर उस नौकरी को छोड़ रहे हैं या आपको टर्मिनेट करा जा रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे सबसे पहली बात आती है प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट। प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, आपको अगर कोई नौकरी मिली है, ठीक है, तो उससे पहले क्या क्या होगा वहाँ पे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा एक तो, ठीक है, और क्या क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है? भाई यहाँ पे 5 जन है, 5 में से 3 जन नौकरी कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को बताओ इनमें से कि भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के अलावा और क्या क्या होता है। आपकी मार्कशीट्स भी तो चेक करी जाती है ना, मार्कशीट्स कहीं फेक तो नहीं है, ठीक है। आप जो क्राइटेरिया आपने जो कोट करा है, आपने कहीं गलत क्राइटेरिया तो कोट नहीं करा है वहाँ पे, मतलब आपने लिखा हो मैं फर्स्ट डिवीज़न हूँ, आप वो सेकंड डिवीज़न, वहाँ पे कोई परसेंटेज के अंदर हेर फेर तो नहीं है आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक एथिकल वे के अंदर सारा का सारा जो काम है ये कैरी आउट करा जाता है, ठीक है। फिर साथ के साथ में उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन भी समझाई जाती है। अगर आपको एम्प्लॉय रखा जा रहा है तो वहाँ पे क्या है, आपको एक टर्म्स कंडीशन भी समझाई जाती है कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको काम करना है, इस तरीके से आपको काम करना होगा, ठीक है। सो ये क्या हुआ, आपके प्रायर टू एम्प्लॉयमेंट वाली ड्यूटीज़ हो गई जो एचआर ने आपको समझाई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके बारे में, उनके बारे में समझाया जाता है। आपको कौन कौन सी चीज़ों को सिक्योर रखना है या किस तरीके से आपको रहना है वहाँ पे, उसके बारे में आपको समझाया जाता है। और वहाँ का क्या डिसिप्लिन है उसके बारे में आपको समझाया जाता है, ठीक है। फिर थर्ड चीज़ आती है इसके अंदर एक टर्मिनेशन प्रोसेस। टर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर आता है मतलब जब आप उस नौकरी को छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको किसी और पार्टी को हैंड ओवर करके जाएंगे, या फिर जो भी अलग पर्सन है उसको आप हैंड ओवर कर रहे हो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो आपकी फाइल्स हैं, जो भी आपकी आपसे कंसर्न चीज़ें थी वहाँ पे, आप उन सब चीज़ों को किसी नेक्स्ट जो अथॉरिटी आप उसको ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं। सो बेसिकली हम जब भी ये बात करते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने के पीछे हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है, ठीक है, कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहीं पे भी जो क्रूशल पॉइंट है ना, वहाँ पे आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं जो भी फ्लेमेबल हैं, मतलब जैसे अत्यंत ज्वलनशील, जैसे आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे जो मिट्टी की वो बाल्टियाँ भर के रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हाईली सेंसिटिव जोन है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आग लगने की संभावनाएं दूसरी जगहों की मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को लगा के रखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं आग बुझाने वाले यंत्र, या फिर जो मिट्टी की बाल्टियाँ होती हैं उनको रखते हैं, ताकि इमीडिएट बेसिस पे कोई नहीं चाहता कि भाई वहाँ पे आग लगे, ठीक है। बट अगर आग लग जाती है वहाँ पे तो क्या सिचुएशन रहेगी, कैसे उससे निपटा जाएगा, तो उसके लिए क्या है, आपके पास में वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं और साथ साथ में आपने वहाँ पे मिट्टी की बाल्टियाँ रख रखी है। तो ये आपकी क्या हुई, आपने वहाँ पे रिस्क को असेस करा है, ठीक है ना। आपने ये देखा है कि ये इस जगह पे ये इस टाइप की रिस्क हो सकती है, ठीक है, और उसका इवेल्यूशन आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, लाइक आपने वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे हैं, और जो भी वहाँ पे अप्रिय घटना होने वाली है उसके निराकरण के लिए आपने जो जो ज़रूरी उपाय हैं वो सारे कर रखे हैं, वो उसका क्या कहलाता है, रिस्क का इवेल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिस्क असेसमेंट हुआ। और कोई डेली लाइफ एग्जांपल आप लोगों को याद आता हो तो, या आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो? वैसे उम्मीद मेरे को कम ही है तो कोई करेगा, ठीक है, बट फिर भी मैं बताता हूँ आपको, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो आप जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो क्राइम्स हो रहे हैं या फिर जो भी साइबर वर्ल्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे कई तरीके के रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है ना, और उससे कैसे आपको बचना है या कैसे आपको उसको इवेल्यूट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स बने हुए होते हैं, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सबकी, कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, लोअर अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या होगी, जो मैनेजमेंट है वो क्या काम करेगा, जो क्लैरिकल स्टाफ है वो क्या काम करेगा। तो सबको उनकी कैडर के अकॉर्डिंग उनकी ड्यूटीज़ असाइन करी हुई होती हैं। सबसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो खुद की ड्यूटीज़ खुद के कैडर के अकॉर्डिंग फुलफिल करें, ठीक है। सो जब भी कोई एक टास्क आता है हमारे पास में, ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक जैसे सिस्टम है, ठीक है, अब
इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, लाइक ना, आप कभी भी आपकी स्क्रीन जो है उसके ऊपर सेंसिटिव डेटा को ओपन करके कहीं इधर उधर नहीं होंगे। जब भी आप इधर उधर हों, आप आपकी स्क्रीन को लॉक करके उसके बाद में इधर उधर होंगे। तो इसके पीछे कोई मेरे को बता सकता है क्या कारण होगा? ताकि सर कोई एक्सटर्नल पर्सन उस इंफॉर्मेशन तक एक्सेस ना कर पाए, बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल, बिल्कुल इसलिए आपको लॉक करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसा अंकिता ने बताया हमें, ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मैं और अंकिता एक ही ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। हो सकता है अंकिता हायर अथॉरिटी हो, कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इनके पास में हो और उसी टाइम पे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, और हो सकता है कि इनके आसपास के सिस्टम के ऊपर ही मैं बैठा हुआ हूँ और इनको किसी अर्जेंट काम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है, दो सिस्टम छोड़ के आगे जा रहे हैं ये, और इन्होंने जल्दबाजी के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को ओपन रख दिया वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ था। ठीक है, हो सकता है कहीं की कोई बिडिंग आ रही हो, ठीक है, कोई बिडिंग का कोटेशन हो जो इन्हीं को फाइनलाइज करना हो कि भाई लास्ट बिड इतनी आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे किसी नोन को बिड मिलनी चाहिए। तो मैंने जाके वो क्या करा, वहाँ पे वो देख लेके इस बिड के अंदर ये इस रेट के ऊपर कोट करा है इन्होंने, और मैंने मेरे वाले जो भी जिसको मैं बनवाना चाहता था वहाँ पे बिडर, उससे मैंने कह दिया कि भैया तुम 1 रुपया कम कोट कर दो इससे। तो अब आइडियली किसको मिलेगी वो बिड? जो मेरा नोन था वो, ठीक है ना, उसको मिलेगी। तो हुआ क्या है यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट था जो ये ओपन करके गए थे उस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी इतनी थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। और उसको इवेल्यूट कैसे कर सकते थे ये कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे तो इमीडिएट बेसिस पे या तो उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करके जाते, डॉक्यूमेंट भी क्लोज नहीं कर रहे थे तो खुद की स्क्रीन को ये लॉक करके जाते हैं, ठीक है ना। तो बट वो चीज़ नहीं हो पाई, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये थ्रेट आ गया, ठीक है। सो इस तरीके की कई सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो रिस्क का असेसमेंट यही होता है कि आपने जो भी आने वाले खतरे हैं या फिर जो भी अप्रिय घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में आप बैठ के अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो ये रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है। और कोई एग्जांपल आप लोगों को याद आता हो तो बताएं कोई इसमें से किसी को भी। जैसे ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो डिवाइसेस हैं कि आप कहाँ तक किसी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो या फिर आपको किसी सिस्टम की कितनी परमिशन मिली हुई है, ठीक है। सो वो क्या होता है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर है कि भाई आपका जो कैडर है उसकी के अकॉर्डिंग आपको क्या है वहाँ की डिवाइस की परमिशन दी हुई होती है, ठीक है। सो हो सकता है कि आपकी जो डिवाइस हो वहाँ पे आपको पेन ड्राइव यूज़ करने की परमिशन दी हुई हो सकता है कि आपके जस्ट एडजेसेंट जो सिस्टम हो उसको पेन ड्राइव यूज़ करने की परमिशन नहीं दी गई हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें एक खतरा है कि जो आपका जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं या फिर उससे आप डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि उसके लीकेज के चांसेस हों। तो इसीलिए जो दूसरा सिस्टम है उसको ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या ये अथॉरिटी नहीं दी गई है, और आपको वो अथॉरिटी दी गई है कि आप आपकी डिवाइस या फिर जो पर्टिकुलर मतलब पेन ड्राइव है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको श्रेडिंग करी जाती है। श्रेडिंग मतलब उनको एक मशीन आती है श्रेडर, उसके अंदर डाला जाता है डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद में उनको फाड़ा जाता है वहाँ पे, मतलब वो काटने का काम करती है श्रेडिंग मशीन जो होती है, और उसके बाद में उन डॉक्यूमेंट्स को जलाया जाता है। तो ऐसा किसी ने देखा है क्या? अंकिता या भागीरथ, आप में से किसी ने? सर मशीन तो नहीं देखी है, लेकिन ये प्रोसीजर जरूर करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आए, इसलिए हाँ, इसको तो नष्ट किया जाता है। नष्ट करते हैं, तो क्यों करते क्यों हैं आप उसे, किस तरीके से नष्ट करते हैं? वो सर जलाकर नष्ट करते हैं, जैसे कंडीशन है जलाकर नष्ट कर देते हैं ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है कहीं बाहर नहीं जाए, इसमें पब्लिक डोमेन में नहीं जाए। नहीं, जलाकर ही छोड़ देते हो उससे, या किसी अलग स्थान पे ले जाके गड्ढा खोद के फिर वहां जलाते हो, फिर उस गड्ढे को बूढ़ते हो? हाँ सर, जहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं किसी अलग पैलेस जहाँ लगा के पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, जला देते हैं सर। और वापस उसको ढकने का काम भी करते हो ताकि दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ें नहीं आ सके, कहीं किसी भी वे के अंदर वो एक्सपोज नहीं हो आप, है ना। ठीक है।
सो ये सारी चीज़ें इसीलिए करी जाती है कि कोई सी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं आए, ठीक है। सो जो जिस भी जॉब को कोई परफॉर्म कर रहा है, जिस भी टास्क को कोई व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ में जुड़ी हुई कई सारी रिस्क होती हैं, ठीक है। सो जैसे भागीरथ ने बताया हमें, ठीक है। सो श्रेडेड मशीन जो होती है, मैं आपको एक बार बताता हूँ जैसे क्या होती है श्रेडिंग मशीन। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम्स होते हैं, मतलब फॉरेन के अंदर मैंने ऐसा सुना है कि जो सिस्टम है वहाँ पे मोस्टली 1 साल तक ही यूज़ करे जाते हैं, और उसके बाद में उन सिस्टम्स को क्या करते हैं, वो चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से चेंज का सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि वो जो उसकी रैम है, जो हार्ड डिस्क है, उनको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उनको बिडिंग करवाते हैं कि जो भी मतलब हाईएस्ट बिड करेगा वो सारे सिस्टम लेके चला जाता है, और जो नया सिस्टम आता है उनमें वो डेटा ट्रांसफ़र करा जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से सारे के सारे रिस्क को असेस करते हैं कि भाई अगर कोई सिस्टम आपने कहीं पे शेयर करा है, या फिर आपने जैसे कोई भी पुराना सिस्टम परचेज करा है, तो उसके साथ में क्या क्या रिस्क आ सकती हैं और आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब आप उनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं करूँगा मैं आप लोगों से, फिजिकल सिक्योरिटी को लेके हम बात करते हैं, ठीक है। आई नो कि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, बट ये हमारी एक हेडिंग है, रिस्क असेसमेंट और एवेल्यूशन, उसको हमें कंप्लीट करना है। सो उसके रिगार्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा ये। सो कई चीज़ें होती हैं, लाइक जो फिज़िकल सिक्योरिटी के क्या पैरामीटर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंट्री के क्या क्या कंट्रोल्स हैं, है ना। जैसे कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर डिफेंस हुआ, या पुलिस डिपार्टमेंट हुआ, सो यहाँ कोई सा भी नॉर्मल आदमी, मतलब जो सिविलियन है, वो इजीली इंट्रूड नहीं कर सकता है वहाँ पे, जब तक वो खुद की आइडेंटिटी को वहाँ पे प्रूव नहीं करता है और वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर नहीं आता हो, ठीक है। तब तक वो उसके अंदर जाने की उसको परमिशन नहीं मिल सकती है, ठीक है। सो फिजिकल सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स होते हैं, या फिर फिजिकल एंट्री कंट्रोल्स, लाइक आपको जैसे वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको इस पर्टिकुलर कंसर्न ऑफिसर से मिलना है, या फिर जो अपॉइंटमेंट है उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे उनके सामने, ठीक है। तब जाके आपको वो एंट्री देते हैं। एक होता है जैसे सिक्योरिंग ऑफिसेज, रूम्स एंड फैसिलिटीज़, तो आपने सीसीटीवी का कहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा रखी है, या फिर इन केस अगर कोई अटैक होता है तो आपने उसे काउंटर करने के लिए क्या क्या आपके पास में चीज़ें हैं। मतलब जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत क्रूशल डेटा है, लाइक जैसे आरबीआई हुआ हमारे पास में, ठीक है। सो अगर आप में से किसी ने जयपुर के अंदर आरबीआई का ऑफिस देखा है, तो वहाँ पे आप एंट्री के लिए आपको एक बहुत लंबे प्रोसेस से निकलना पड़ता है, ठीक है। सो लंबे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे सबसे पहले आप एंटर करते हैं, आपको कारण बताना पड़ता है उनको, उसके बाद में आपकी एक पर्सनल आईडी जो है वो आपको वहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ती है, उसकी वो एक फ़ोटोकॉपी करवाते हैं आपसे, फ़ोटोकॉपी करके, और उसके बाद में फिर वो आपके सिग्नेचर लेते हैं, और शायद एक फॉर्म भी फिल करवाते हैं जिसमें आपके बेसिक सिग्नेचर वगैरह, नाम, पता वगैरह सब होता है। फिर आपको वो एक सिस्टम के पास में लेके जाएंगे जहाँ पे एक वेबकैम लगा हुआ होता है, वहाँ से इंस्टेंटली आपको एक 10 मिनट के लिए, जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे बताया है, उसके लिए वो आपको एक मतलब एक निश्चित टाइम का एक पास जनरेट करके देते हैं, ठीक है। क्योंकि आप विदाउट पास उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो टाइम वहाँ पे कोड करा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एक पास जनरेट करके दिया जाता है, उसके बाद में आप वहाँ पे एंटर कर पाते हो, और उसके बाद भी जो फिजिकल चेक है आपका, वो सारा का सारा वहाँ पे कंप्लीट करा जाता है कि आप कोई हथियार वगैरह या कोई भी गैर कानूनी चीज़ वहाँ पर नहीं लेके जा सकें, ठीक है। और उसके बाद में आप जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो हर बिल्डिंग होती है, मतलब हर जो मंजिल होती है, उस जो हर फ्लोर के ऊपर भी अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो आपका जो पास है उसको देखने के बाद ही आपको आगे एंट्री देते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे अलग अलग सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आरबीआई अपने आप में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी संस्थान है, और जो वहाँ पे डेटा या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सेंसिटिव एरिया के अंदर आता है हमारे। सो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ का जो डिज़ाइन करा गया है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, वो इसी तरीके से करा गया है। लाइक जैसे डिलीवरी एंड लोडिंग एरियाज़ होते हैं। अब हम आरबीआई की बात करते हैं कि हमें पता है कि भाई वहाँ पे जो भी करेंसी है, सारी करेंसी वहाँ पे बनती है या फिर वहाँ पे आती है अलग अलग जगह से, ठीक है। बनती तो नहीं है बट आती वहाँ पे स्टोर करी जाती है, फिर वहाँ से जो बैंक्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है करेंसी को, ठीक है। सो
अब जब करेंसी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो ये भी तो होना चाहिए ना कि भाई जो ट्रक है वहाँ पे जिसमें वो करेंसी जा रही है वो किस तरीके से सिक्योर है या नहीं है, वहाँ पे आसपास में कितने लोग खड़े हुए हैं, या फिर किस तरीके से आप वहाँ पे देख पाते हैं कि जो करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन से किसी पर्टिकुलर व्हीकल तक वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ठीक है, गलती से भी एक नोट भी गिर जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान क्यों रखा जाता है, ताकि वो जो वहाँ पे रिस्क है उसको मिनिमाइज करा जा सके, और वहाँ पे गार्ड्स तैनात रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, प्रॉपर लाइटिंग होती है। सो ये उसका क्या है, रिस्क का इवैल्यूएशन है कि भाई वहाँ पे रिस्क को असेस करा गया था और उसे मिटिगेट करने के लिए उसका इवैल्यूएशन ये करा गया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इंटरनेट भी आ रहा है तो बहुत सेफ तरीके से आता है कि उसकी वायरिंग बाहर यूँ फ्लैश नहीं करी हुई होती है। ठीक है, वो भी इसी वजह से करी हुई होती है ताकि और कोई उसमें इंट्रूड नहीं कर सके। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप सब जो भी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी ऑर्डर आता है तो आप लोगों को उस पर साइन करके फिर आगे फॉरवर्ड करना पड़ता होगा। ठीक है, तो वो साइन क्यों करवाए जाते हैं आपसे? वो साइन जो होते हैं वो आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है उस चीज़ के लिए कि हाँ भाई आपने उसको रीड आउट करा है और उसको आगे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें होती हैं। कोई सा भी ऑर्डर ऑफिस से अगर निकल रहा है तो उसका एक प्रॉपर डिस्पैच नंबर होगा। ठीक है, और वो कब इन हुआ था कब आउट हुआ था ऑर्डर, उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई होती है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी अभी तक जो हमारे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कुछ एक पॉइंट्स हैं इनके लिए मैं आपको एक टेबल बना के वो मैं आपको शो करूँगा कि उनसे कैसे हमें ध्यान करना होता है, कैसे हम उससे मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक जो मैंने आपको रिस्क के बारे में समझाया है, रिस्क असेसमेंट और रिस्क एवेल्यूशन के अंदर और रिस्क मिटिगेशन के बारे में, तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कुछ आप आपकी बात रखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं।